नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं हिडन टैलेंट। और अब जो चैप्टर चलेगा उसमें शिरीष को बहुत हेल्प होगी, क्योंकि इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं माइनिंग फॉर गोल्ड, सोने की माइनिंग करना। और इसमें हम लोग जो सीखेंगे उसका नाम है अनअर्थिंग कलेक्टिव इंटेलिजेंस इन टीम, कि आप एक टीम में कलेक्टिव इंटेलिजेंस कैसे निकालें। अब 5 लोग हैं, 6 लोग हैं, उसमें से सब लोगों से एक इंटेलिजेंस कैसे निकालें। कह रहे हैं सम अदर आइज विल लुक अराउंड एंड फाइंड द थिंग्स आई हैव नेवर फाउंड। हो सकता है मेरी आंखें किसी चीज़ को नहीं देख पा रही हैं, लेकिन किसी और की आंखें आसपास में देखेंगी और उनको वो चीज़ मिल जाएगा जो मैं नहीं देख पाया। द सेकेंड दे सॉ द एवलांश स्टार्ट रेनिंग डाउन फ्रॉम द अबव, अ ग्रुप ऑफ मैन रेज्ड फॉर कवर। जैसे ही उन लोगों ने देखा बारिश के बाद एवलांश हो रहा था, पहाड़ टूट रहा था, तो जो ग्रुप वहाँ था वो दौड़ करके एक कवर के पास चला गया जहाँ वो अपने आप को बारिश से बचा सके, एवलांश से बचा सके। सम ऑफ देयर कलीग्स कुडंट सी इट येट बट द साउंड वॉज अनमिस्टेकेबल। उनके कुछ कलीग्स थे, वो इस चीज़ को देख नहीं पा रहे थे, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़ोर से आवाज़ आ रही थी। एन ओमनियस लो रंबल दैट इंटेंसिफाइड इनटू ईयर स्प्लिटिंग क्रैक। एक शुरू में तो छोटी सी लेकिन बहुत क्लियर लो रंबल आ रही थी, गड़ 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 गड़, और बहुत जल्दी वो ईयर स्प्लिटिंग क्रैक हो गई, ठा करके कान को फाड़ने वाली क्रैक आवाज आई। अ गस्ट लिफ्टेड वन ऑफ देम ऑफ द ग्राउंड एंड सेंट अनदर सेलिंग थ्रू द एयर। एक गस्ट ने उनको जमीन से ऊपर उठाया, फेंका और उनको दूसरी हवा में कहीं फेंक दिया। दे पिक देमसेल्व्स अप। वहाँ पर जो लोग थे उन्होंने अपने आप को उठाया एंड स्टार्टेड मेकिंग देयर एस्केप ऑन फुट, और अपने आप को पैदल भागने लगे वहाँ से। पहाड़ टूट गया था। स्ट्रगलिंग टू सी और हियर विथ रॉक फ्लाइंग एवरीवेयर दे फियर्ड दे वुडंट मेक इट। बेचारे परेशान थे, उनको लगा था हम बचेंगे नहीं। यहाँ वहाँ से सब जगह से पत्थर गिर रहे थे। देन दे स्पॉटेड अ पिकअप ट्रक बैरलिंग डाउन द रोड। और तब उन्होंने एक पिकअप ट्रक देखा जो रोड की तरफ नीचे गिर रहा था। They jumped aboard and held on for dear life as the truck crashed twice. वो उस पर जंप कर गए और उसको पकड़े रहे, और वो जो ट्रक था 2 बार क्रैश किया, गिरा। Then they reached the bottom of the road. They were finally safe from the avalanche. और फिर वो रोड के नीचे गिरे, रोड के बॉटम पे, और वो एवलांच से, उस पहाड़ के टूटने से बच गए। But they weren't really safe. लेकिन देखा जाए तो अभी तक वो सेफ थे नहीं। दे वर ट्रैप्ड इन अ 2300 फीट अंडरग्राउंड। वो 2300 फीट अंडरग्राउंड में दब गए थे। ये 2010 का टाइम था, और गोल्ड और कॉपर की जो माइंस थी चिलियन के डेजर्ट में, वो कोलैप्स हो गई थी, वो ढह गई थी। अ मैसिव चंक ऑफ रॉक एज टॉल एज 45 स्टोरी बिल्डिंग हैड ब्रोकन फ्री फ्रॉम द माउंटेन अबव। 45 फीट बड़ा रॉक, 45 फीट नहीं, 45 स्टोरी बिल्डिंग। अरे बाप रे! इतनी बड़ी बिल्डिंग के बराबर का एक पत्थर टूट करके नीचे गिरा था पहाड़ में से। द ओनली एंट्रेंस वॉज ब्लॉक्ड बाई मोर देन 7 लाख टन्स ऑफ रॉक। और उस गुफा में जिसमें लोग काम कर रहे थे, उसमें आने और जाने वाला जो रास्ता था वो एक 7 लाख टन के पत्थर से दब गया था। देयर वर 33 men सील्ड इनसाइड। 33 लोग थे जो कि उसमें बंद हो गए थे। उनको जिंदा बाहर निकलने के जो चांस दिया गया था वो 1% दिया गया था। येट 69 days दे वर ऑल रीयूनाइटेड विद देयर फैमिलीज। उस पहाड़ी के अंदर में, उस गुफा के अंदर में वो लोग 69 days तक फंसे रहे, और उसके बाद वो लोग बाहर निकले, अपनी फैमिली से मिल गए। इट वॉज अ मॉन्यूमेंटल एंड मिराकुलस रेस्क्यू एफर्ट। ये बहुत बड़ा और चमत्कारी रेस्क्यू एफर्ट था, बचाने का एफर्ट था। This was the longest human had ever survived after being trapped underground. इससे पहले इतना लंबा कोई भी इंसान सर्वाइव नहीं कर पाया था अंडरग्राउंड। As I watched the rescue capsule bring the first miner to safety, my eyes welled up with tears of joy and relief. ऑथर कह रहे हैं जब मैंने उनको देखा कैप्सूल के जरिए अंदर से निकाल के बाहर ला रहे थे, तो मेरी आंखें भर आई खुशी के मारे और रिलीफ के मारे। If you were one of the billion people tuning in to the event live, you'll probably did too. और अगर आपने शायद इसको देखा हो जैसे बाकी लोगों ने देखा हो, तो आपकी भी आंखें भर आई होंगी।
It wasn't until years later that I realized how much the rescue team could teach us about how groups travel great distances together. और मुझे बाद में कई साल बाद पता चला कि किस तरह से रेस्क्यू टीम को आप ये सीख सकते हैं कि ग्रुप में लोग कैसे बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, दूर दूर तक जाते हैं अगर ग्रुप में काम करना चाहते हैं तो. एट द आउटसेट ऑफ द रेस्क्यू मिशन नो वन न्यू इफ द माइनर्स वर इवन स्टिल अलाइव. सबसे पहले तो शुरुआत में किसी को पता ही नहीं था कि जो लोग अंदर फंसे हैं वो जिंदा भी हैं कि नहीं. एंड देयर वॉज नो ईजी वे टू डिटरमाइन दैट. और कोई आसान तरीका था भी नहीं कि पक्का करें कि वो जिंदा हैं कि नहीं. द मैप ऑफ द माइन वर अनफिनिश्ड एंड आउटडेटेड, लीविंग द रेस्क्यू टीम ड्रिलिंग ब्लाइंड. जो उसका मैप था, जहाँ पर भी ड्रिल करते हैं उसका एक मैप बनाया जाता है, वो बहुत पुराना था और अनफिनिश्ड था, कंप्लीट नहीं था, आउटडेटेड था. तो लोग ब्लाइंडली ड्रिल कर रहे थे अंदर, बिना मैप के ड्रिल कर रहे थे. इट वॉज लाइक सर्चिंग फॉर अ नीडल इन द हे स्टैक ट्वाइस द हाइट ऑफ एफिल टावर. ये ऐसा था जैसे कि एक बड़ा सा एफिल टावर के बराबर का हे स्टैक है. हे स्टैक मतलब भूसा, और उसमें से आपको खोजना है नीडल, एक सुई खोजनी है भूसे में गिरी हुई, फंसी हुई. दे हैड टू एस्टिमेट द लोकेशन ऑफ द माइनर एंड कर्व पाथ ऑफ अ मैसिव ड्रिल. उनको उस पहाड़ी में माइनर का लोकेशन खोजना है और उसमें कर्व्ड पाथ को ड्रिल करना है, उस पत्थर में से ड्रिल करना है. इफ दे वर ऑफ बाय जस्ट फ्यू डिग्रीज एट द सर्फेस दे कुड मिस द मार्क बाय हंड्रेड्स ऑफ फीट इन द माइन. अगर ज़रा सा कुछ डिग्री से वो लोग ने मार्क गलत कर दिया तो यहाँ के बजाय पता नहीं कितना दूर, हंड्रेड्स ऑफ फीट दूर कहीं और ड्रिल करके पहुँच जाएंगे और उनको लोग मिलेंगे नहीं माइनर्स. ऑन डे 17th द रेस्क्यू टीम फाउंड अ ग्लिमर ऑफ होप. 17वें दिन जो रेस्क्यू टीम थी उनको थोड़ी सी उम्मीद बनी. 17वें दिन जब वो ड्रिल कर रहे थे तो वो ये सिग्नल भेजने की कोशिश कर रहे थे और ऐसा लगा जैसे कि अंदर से भी आवाज़ आ रही थी, इसलिए उन्होंने ड्रिल को रिवर्स डायरेक्शन में करना शुरू किया. दे फाउंड दैट द एंड कवर्ड द ऑरेंज पेंट विच पीस ऑफ पेपर अटैच्ड. और फिर जब वो ड्रिल बाहर निकाला तो उसमें एक ऑरेंज पेंट वाला पीस ऑफ पेपर चिपका हुआ था. द ट्रैप्ड माइनर हैड रिटन नोट अनाउंसिंग दैट दे ऑल हैड सर्वाइव्ड. वो जो माइनर्स थे उन तक पहुंच गया था ड्रिल और उन्होंने ये मैसेज भेजा था कि हम जिंदा हैं, प्लीज़ बचाओ. ड्रिल करते कर ड्रिल की पतली सी और उसके अंदर तार डाला था और उस तार में से मैसेज आया उनको. जस्ट इन केस द नोट्स गॉट श्रेडेड और डिटैच्ड दे हैड स्प्रेड पेंटेड द ड्रिल एज प्रूफ ऑफ लाइफ. उसके अंदर एक कागज़ भी नोट चिपका कर भेजा था, लेकिन क्या पता नोट फट जाए बाहर आते आते, इसलिए उन्होंने ड्रिल को पीले रंग के पेंट से अंदर जो बचे थे उन्होंने पेंट कर दिया था ताकि उनको पता चल जाए कि हम हैं. बाय दैट पॉइंट हाउ एवर द माइनर्स वर डायर स्ट्रेट्स. और तब तक जो माइनर्स थे बेचारे एकदम मरने की हालत में थे. जो कुछ भी उनके पास खाने पीने को था वो सब खत्म हो गया था. उनके पास जो पानी था वो एकदम गंदा पानी था जो पी रहे थे, और सब ट्यूना फिश का एक एक बाइट खाते थे बहुत कम टाइम में ताकि सर्वाइव कर सकें. द रेस्क्यू टीम वॉज एबल टू बाई देम सम टाइम बाई ड्रिलिंग टाइनी होल्स दैट वुडंट रिस्क अनदर कोलैप्स ऑफ द माइन, वन फॉर फूड एंड वाटर, अनदर फॉर ऑक्सीजन एंड इलेक्ट्रिसिटी. और इसके साथ उन्होंने क्या किया, जो ड्रिलिंग टीम थी 2 होल और बनाया पतले पतले. बड़े होल करते तो क्या पता दोबारा पहाड़ टूट जाता. एक होल में से उनको भेजा खाना और पानी और दूसरे होल में से ऑक्सीजन और बिजली. बट नाउ दे हैड टू फिगर हाउ टू ड्रिल अ होल वाइड इनफ फॉर ह्यूमन्स, half a mile deep, through rock harder than granite, without burying the miners alive. अब उनकी मेन प्रॉब्लम थी इस बड़े पहाड़ में से, जो कि ग्रेनाइट से भी ज़्यादा पत्थर हार्ड था, उसमें से इतना मोटा ड्रिल कैसे करें कि इंसानों को उसमें से निकाल सकें. और कितना लंबा, हाफ अ मील, आधा मील बड़ा डीप. अ रेस्क्यू लाइक दिस हैड नेवर बीन अटेम्प्टेड बिफोर, लेट अलोन सक्सेसफुली. इस तरह का रेस्क्यू पहले कभी किया नहीं गया था, और ये तो ठीक, और सक्सेसफुली तो कभी नहीं हुआ. When we face a complex and pressing problem, we know we can't solve them alone. जब भी हमको कोई बहुत कॉम्प्लेक्स और प्रेसिंग प्रॉब्लम मिलती है, बहुत मुश्किल प्रॉब्लम मिलती है, तो हम लोग जानते हैं कि हम इसको अकेले नहीं कर सकते. We assume our most important decision is to assemble the most knowledgeable people. इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि हमें जो सबसे पहले काम करना चाहिए कि हम समझदार लोगों को इकट्ठा करें. Once we have found the right experts, we put our future on their hands. और एक बार हमको right experts मिल जाते हैं तो हम अपना पूरा भविष्य उन लोगों के हाथों में दे देते हैं.
बट दैट्स नॉट व्हाट द लीडर्स ऑफ चिलियन माइन रेस्क्यू डिड। लेकिन ये चीज़ चिलियन के जो रेस्क्यू लोग थे, रेस्क्यू करने वाले लोग, उन लोगों ने नहीं किया। इंस्टेड ऑफ merely relying on exclusive group of established experts, they built a system to bring a broader and deeper pool of ideas and intelligence to the surface. उन्होंने केवल exclusive group of established experts, ऐसे लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश नहीं की जो पहले से established experts थे, जो माइनिंग के बारे में, ड्रिलिंग के बारे में पहले से जानते थे, कल उनको नहीं इकट्ठा किया। उन्होंने और ब्रॉड और डीपर पूल और फैला हुआ पूल बनाया ताकि आइडियाज़ और इंटेलिजेंस कहीं से भी निकल के आ सके तो आए और ऊपर पहुंचे। When they made their first voice contact with the miners, it was thanks to $10 innovation from a small time entrepreneur. जब पहली बार उन्होंने कांटेक्ट कर पाया इन माइनर से, तो वो एक $10 का इनोवेशन की वजह से हो पाया, जो कि एक छोटा सा बिजनेसमैन ने बताया था। The eventual rescue was made possible by series of suggestions from 24-year-old engineer who wasn't even part of the core team. और उसके बाद ढेर सारी ऐसी ऐसी चीज़ें जिससे रेस्क्यू कर पाए। वो एक 24 साल का इंजीनियर था जो कि इस कोर टीम का तो पार्ट भी नहीं था। मैक्सिमाइजिंग ग्रुप इंटेलिजेंस इज अबाउट मोर दैन एनलिस्टिंग इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स एंड इट इन्वॉल्व्स मोर दैन मेयरली ब्रिंगिंग पीपल टुगेदर टू सॉल्व प्रॉब्लम। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप इंटेलिजेंस को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं तो उसमें खाली स्टैब्लिश्ड एक्सपर्ट्स को इकट्ठा करना, उससे कहीं ज़्यादा करना पड़ेगा। और खाली लोगों को इकट्ठा करके लगा दो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, उससे कहीं कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। अगर आप कोई ग्रुप की इंटेलिजेंस बढ़ाना चाहते हैं तो खाली ग्रुप को इकट्ठा कर लो, बस इससे काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है, फिर उससे भी कुछ ज़्यादा करना पड़ेगा। Unlocking the hidden potential in a group requires leadership practices, team processes, and system that harnesses capabilities and contributions of all members. अगर आप किसी ग्रुप का हिडन पोटेंशियल को अनलॉक करना चाहते हैं, किसी ग्रुप का टैलेंट को निकालना चाहते हैं, उसके लिए चाहिए होगी सबसे पहला लीडरशिप प्रैक्टिसेस। आपको एक अच्छा लीडर होना पड़ेगा, बताएंगे लीडर की कौन सी क्वालिटी चाहिए। दूसरा, टीम प्रोसेस चाहिए, टीम का एक अलग तरीका होता है काम करने का। और तीसरा, सिस्टम चाहिए जिसके ज़रिए आप कैपेबिलिटीज़ और कॉन्ट्रीब्यूशंस निकाल सकें सभी मेंबर्स का, क्योंकि अलग अलग मेंबर्स की अलग अलग कैपेबिलिटी होगी। कोई पावरफुल होगा, आप देखिएगा ये फिल्म में काफ़ी हद तक उस चीज़ को बताया गया है। जो अक्षय कुमार की फिल्म थी, बहुत अच्छी फिल्म है, जो माइनर्स के ऊपर की गई थी, उसमें भी ऐसे कुछ था। जो बेस्ट टीम्स होती हैं, ये वो नहीं होती है जिनके पास बेस्ट थिंकर्स होते हैं। बेस्ट टीम्स वो होती हैं जो सब में से, हर एक इंसान में से बेस्ट थिंकिंग निकाल पाती है। कोई एक बंदा हीरो हो, वो नहीं, सबसे। एनी टीम वोंट डू। I first started wondering how groups come together to achieve greater things when I was junior college. Author अब बता रहे हैं कि जब मैं अपने जूनियर कॉलेज में था तो मैं सोचता था कि जो ग्रुप्स होते हैं वो कैसे काम करते हैं, जो बड़े बड़े काम करते हैं ग्रुप्स में, वो कैसे काम करते हैं। It happened in a class that hooked me on organizational psychology, affectionately known as Psycho 8:30 AM. और मुझे पता चला, सुबह की एक साइकोलॉजी की क्लास होती थी 8:30 AM की, उससे मुझे मालूम पड़ा कि ग्रुप्स कैसे काम करते हैं। रूमर्स हैड इट दैट प्रोफेसर टॉट इट सो अर्ली इन द मॉर्निंग इन द होप्स ऑफ अट्रैक्टिंग ओनली द मोस्ट मोटिवेटेड स्टूडेंट्स। बोल रहे मेरे कॉलेज में रूमर ये था, जो प्रोफेसर पढ़ाता है साइकोलॉजी, वो 8:30 को पढ़ाता है सुबह सुबह, और वो जानबूझ के सुबह सुबह पढ़ाता है ताकि जो सबसे मोटिवेटेड लोग हों, नहा धो करके रेडी होकर के आएँ, वही मेरी क्लास अटेंड करें, बाकी लोग नहीं। व्हेन आई शोड अप अर्ली फॉर द ओपनिंग लेक्चर, The room was already packed, but the professor wasn't there. मैं सुबह सुबह पहुंच गया और देखा तो पूरा रूम भरा हुआ है, लेकिन प्रोफेसर नहीं आया था। Then I looked through the window and saw a disheveled giant of a man outside, tall enough to be NBA forward. और जब मैंने बाहर खिड़की से देखा तो एक बड़ा सा आदमी, जिसको कि एक्चुअली बास्केटबॉल टीम में होना चाहिए, लंबा सा चौड़ा सा। He paced back and forth, holding a pipe in one hand and scanning the stack of notes in another hand. उसके हाथ में एक पाइप था जिसके ज़रिए वो कुछ कागज़ खोज रहा था एक हाथ से, और दूसरे हाथ से, एक हाथ में पाइप पकड़ा था और दूसरे हाथ से वो नोट्स को स्कैन कर रहा था। और जब वो हमारे कमरे में पहुंचा तो उसने हमको सिलेबस नहीं बताया कि ये पढ़ना है वो पढ़ना है। सबसे पहला चीज़ उसने बताया कि मैंने अपने देश को फेल कर दिया, मैं एक फेलियर इंसान हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाया अपने देश के लिए, ये उसने कहा। इट वॉज September 13, 2001। ये टाइम है September 13, 2001 का। द प्रोफेसर नेम वॉज रिचर्ड हैकमैन।
और उस प्रोफेसर का नाम है रिचर्ड हैकमैन। और उसका जो मेन काम था वो दुनिया में टीम्स कैसे काम करते हैं उस चीज़ का एक्सपर्ट था वो। उसने आधी सेंचुरी 25 साल स्पेंड किया था दुनिया के अलग अलग जगहों पर, जो भी चीज़ आप सोचें वहाँ पर फील्ड्स में 50 साल टीम्स को, दुनिया के अलग अलग जगहों पर टीम्स कैसे काम करती हैं उनको स्टडी करते करते फ्रॉम एयरलाइन कॉकपिट क्रू टू हॉस्पिटल यूनिट्स टू सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा। एयरलाइंस की जो टीम होती है कॉकपिट में, या हॉस्पिटल की यूनिट्स होती हैं, या सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा में लोग कैसे काम करते हैं टीम में, उन सबको उसने स्टडी किया था। He found that the most cases teamwork failed to make the dream work। और उसने ये देखा था कि ज़्यादातर केसेस में जो टीम वर्क होती है वो फेल हो जाती हैं, तो जो सपना लोग देखते हैं वो कर नहीं पाती हैं। और जो भी बेचारा बंदा स्कूल में ग्रुप में कोई काम करना चाहेगा वो जानता है कि भैया नहीं हो सकता ग्रुप में काम। श्रीश ने अभी भी रिसेंटली देखा कि किस तरह से ग्रुप वर्क कभी काम नहीं कर पाता, बहुत मुश्किल होता है। मोस्ट टीम्स वर लेस दैन द सम ऑफ देयर पार्ट्स। ज़्यादातर जो टीम्स होती हैं वो सम ऑफ देयर पार्ट्स से छोटी होती है। मतलब एक और एक से आप उम्मीद करेंगे 2 होगा, लेकिन और एक जो टीम जोड़ेंगे तो क्या होता है 1.5, 1, आधा, 0, कुछ भी हो सकता है, कम होता है। फॉर सेवरल ईयर्स रिचर्ड हैड बीन स्टडिंग हाउ टू इम्प्रूव कोलैबोरेशन विद इन मेजर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज। सालों से रिचर्ड कोशिश कर रहे थे कि कैसे यूएस की इंटेलिजेंस एजेंसीज, जो बड़ी बड़ी FBI, CIA, इस तरह की जो एजेंसीज हैं, उनको कैसे कोलैबोरेट करा सकें टीम में। ही टोल्ड अस दैट ऑल्दो एनालिस्ट हैड ट्राइड टू साउंड द अलार्म अबाउट द थ्रेट ऑफ एयरप्लेन्स बीइंग हाईजैक्ड एज वेपन्स, द इंटेलिजेंस कम्युनिटी हैड फेल्ड टू हीड देयर वार्निंग। उसने कहा जो ये 9/11 का जो एयर क्रैश हुआ था ट्विन टावर पे, उसमें लोगों को पहले पता चल चुका था कि 2 प्लेन हाईजैक हो चुकी हैं और उनको वेपन की तरह यूज़ किया जाएगा, लेकिन फिर भी इंटेलिजेंस कम्युनिटी थी वो इस वार्निंग को ध्यान नहीं दिया था लोगों ने। इफ हिज रिसर्च हैड प्रोड्यूस्ड द नीडेड रिजल्ट सूनर दे माइट हैव बीन एबल टू प्रिवेंट 9/11 अटैक। वो कहता है कि अगर मेरा रिसर्च को पहले से ही लोगों ने यूज़ कर लिया होता, समझा होता, तो 9/11 अटैक नहीं होता। इसलिए वो कह रहा था कि आई हैव फेल्ड दिस कंट्री। अच्छा, ये वही प्रोफेसर है। और रिचर्ड अपने कुछ सालों से अपने स्टार प्रोडिजी के साथ में काम कर रहा है। स्टार प्रोडिजी कौन है? अनीता वुली, जो कि टीम्स को कैसे स्मार्ट बनाया जाता है उसके ऊपर स्टडी कर रही थी। और फाइनली अनीता और उनके कोलैबोरेटर्स ने साथ में मिलकर के कोई ब्रेक थ्रू किया, कोई बड़ी चीज़ खोजी। उन्होंने कोई बहुत ऐसी चीज़ खोजी जिसके ज़रिए टीम्स को कम करने के बजाय टीम्स उस पूरे सम से ज़्यादा बिहेव कर सकें और अच्छी चीज़ कर सकें। अनीता वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन कलेक्टिव इंटेलिजेंस, अ ग्रुप्स कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर। अनीता का जो इंटरेस्ट था वो कलेक्टिव इंटेलिजेंस में था कि ग्रुप्स कैसे सोचते हैं। अ ग्रुप्स कैपेसिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स टुगेदर, कि एक ग्रुप की कैपेसिटी कैसे हम बढ़ा सकते हैं किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। उन्होंने एक नहीं कई ढेर सारी पायनियरिंग स्टडीज़ की, नई स्टडीज़ की, जिसमें वो देख रही हैं कि टीम्स कैसे कि अलग अलग टीम काम कर रहे हैं, तो कौन सी टीम कितना अच्छा काम कर रही है इसको ये ट्रैक करते थे, खास तौर से एनालिटिक्स के ज़रिए, नंबर्स के ज़रिए और क्रिएटिव टास्क में जो एक साथ कुछ नया काम करना होता है। वो जो कर रही थी वो ग्रुप्स की IQ टेस्टिंग कर रही थी कि कौन सा ग्रुप ज़्यादा समझदार है। आई एक्सपेक्टेड कलेक्टिव इंटेलिजेंस टू डिपेंड ऑन हाउ वेल द टास्क मैच द एबिलिटीज ऑफ इंडिविजुअल ग्रुप। और अनीता कहती हैं मुझे लगा कि ग्रुप में जैसे मान लो आप 3 लोग हैं, आप 3 लोग एक तरफ हो जाओ, आपकी पढ़ाई BCA नॉट स्टडिंग, BBA मुश्किल से स्टडिंग एंड 10th स्टार्टेड स्टडिंग, ये आपका कलेक्टिव नॉलेज है। और एक तरफ मैं और बड़ी मम्मी हो जाएं, MBBS MD लिटिल स्टडिंग बट बुक्स लॉट्स ऑफ स्टडिंग, डॉक्टर MP MBBS MD, तो कोई ग्रुप की इंटेलिजेंस कैसे हो डिसाइड की जाएगी उस आदमी की इंडिविजुअल IQ के हिसाब से, ये उन्होंने उम्मीद किया था। बोलते मुझे लगा कि जो वर्बल वर्चुअस हैं, जो लोग वर्ड्स में बहुत एक्सपर्ट्स हैं, वो लोग स्क्रैम्बल्स में जीतेंगे। जो वर्ड्स इंग्लिश में जो लोग अच्छे हैं वो स्क्रैम्बल्स में जीत जाएंगे। और जो लोग मैथ्स के विजार्ड्स हैं उनको ज्योमेट्री प्रॉब्लम्स दोगे वो सॉल्व कर देंगे। और जो टीम्स प्रोएक्टिव हैं वो प्लानिंग और इन सब चीज़ों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो गलत थी। सरप्राइजिंगली सर्टेन ग्रुप्स कंसिस्टेंटली एक्सेल्ड रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑफ टास्क दे वर डूइंग। पता नहीं क्यों, लेकिन कुछ खास ग्रुप्स थे वो हर चीज़ में एक्सेल करते थे, हर चीज़ में। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि अनीता ने उनके ग्रुप में कौन सा चैलेंज को दिया, वो सब में एक्सेल करते थे। वो दूसरों से आउट परफॉर्म कर लेते थे हमेशा। माई एजम्पशन वॉज दैट दे वर लकी टू हैव अ बंच ऑफ जीनियसेस। बोलती मेरे हिसाब से
इस ग्रुप में ज़रूर कोई ना कोई जीनियस है और उसकी वजह से लोग लकी हो रहे हैं। लेकिन जो डाटा हमने देखा उसमें जो कलेक्टिव इंटेलिजेंस था उनकी आईक्यू से मैच नहीं करता था, कि बहुत जीनियस कोई था नहीं उसमें। और ये देखा गया कि जो सबसे अच्छी टीम थी वो सबसे स्मार्टेस्ट लोगों की टीम नहीं थी, जीनियसेस नहीं थे। सिंस दीज इनिशियल स्टडीज साइंटिस्ट्स इंटरेस्ट इन कलेक्टिव इंटेलिजेंस हैज़ एक्सप्लोडेड, शेडिंग लाइट ऑन व्हाट प्रोपेल्स टीम टू अचीव ग्रेटर थिंग्स। और जब से ये स्टडीज़ हुई हैं तब से साइंटिस्ट्स का कलेक्टिव इंटेलिजेंस में जो इंटरेस्ट है बहुत बढ़ गया है, और लोग देखना चाहते हैं कि वो कौन सी चीज़ है जो टीम्स को बड़ी बड़ी चीज़ें करने में प्रोपेल करती है, धक्का मारती है। एक 22 स्टडीज़ का मेटा एनालिसिस निकाला गया, मतलब उसमें से खूब डाटा निकाला गया और उसमें दिखा गया कि लोगों की कॉग्निटिव स्किल पर डिपेंड नहीं करता, उनकी पढ़ाई लिखाई समझ उस पर डिपेंड नहीं करता, टीम नॉलेज टीम आईक्यू, वो डिपेंड करता है उनकी प्रो सोशल स्किल। प्रो सोशल स्किल क्या है? प्रो सोशल, जो सबसे अच्छी टीम होती है उसमें सबसे ज़्यादा टीम प्लेयर्स होते हैं, पीपल हु एक्सेल एट कोलैबोरेटिंग विथ अदर्स। ये वो टीम होती है जिसमें लोग एक दूसरे के साथ में कोलैबोरेट करके चलते हैं, वो हेल्प करने की कोशिश करते हैं। अगर आप टीम प्लेयर बनना चाहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको बहुत अच्छा गाना गाना आना चाहिए। अगर आप कुछ कर रहे हैं, खूब ऐसा गाना गा रहे हैं कि सबको मोटिवेट कर रहे हैं, नहीं। सबसे पहले आपको उस काम के लिए ये डिसाइड करना होगा कि इस ग्रुप को चाहिए क्या, एंड एनलिस्टिंग एवरीवन्स कंट्रीब्यूशन। उसके बाद आप लिस्ट करेंगे कि कौन कौन उसमें क्या क्या कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अगर आपके ग्रुप में कोई सैवेंट है, कोई जीनियस है तो ठीक है, लेकिन अगर वो नहीं भी है तो भी आपका ग्रुप अच्छा करेगा। इट इज वेल डॉक्यूमेंटेड दैट सिंगल बैड एप्पल कैन स्पॉइल द बैरल। व्हेन इवन वन इंडिविजुअल फेल्स टू एक्ट प्रो सोशली, इट्स इनफ टू मेक द टीम डम एंड डम्बर। देखा गया है, अगर ये कहावत है कि एक खराब एप्पल पूरे टोकरी को बर्बाद कर देता है, इसको हिंदी में क्या कहते हैं? एक खराब मछली पूरे तालाब को, हाँ, एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बात सच है। अगर किसी टीम में एक इंडिविजुअल भी प्रो सोशली काम नहीं कर रहा है, प्रो सोशली मतलब वो एक टीम मेंबर की तरह काम नहीं कर रहा है, तो पूरी टीम डम्ब हो जाएगी और डम्बर हो जाएगी, बेवकूफ़ बनती जाएगी। इस चीज़ को आप बहुत से गेम्स में देख सकते हैं, जिसमें कि NBA बास्केटबॉल टीम में अगर कोई ऐसा टीम प्लेयर है जो नार्सिसिस्ट है, मुझे ही बॉल फेंकना है, मुझे ही मेरे नाम से ही गोल आना चाहिए, तो उसकी टीम हार जाती है। साइकोलॉजिस्ट्स कोड प्लेयर्स नार्सिसिज्म फ्रॉम द ट्विटर प्रोफाइल। साइकोलॉजिस्ट लोग ट्विटर के प्रोफाइल से देखते हैं कि अच्छा ये आदमी बहुत अच्छा प्लेयर है लेकिन ये नार्सिसिस्ट है, ट्विटर के एक्टिविटीज़ से। जैसे आज जो हमने देखा आंटी को बाहर, वो हमेशा अपने 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 बारे में बोल रही थी कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं ये कपड़े पहनती हूँ, मैं वो कपड़े पहनती हूँ। तो वो एक नार्सिसिस्टिक एक्टिविटी है। तो इस तरह से इन प्लेयर्स को उन्होंने चेक किया ट्विटर पे। इसमें ट्विटर प्रोफाइल क्या बोल रही है सुनिए, एक नार्सिसिस्ट का ट्विटर प्रोफाइल क्या बोलेगी। मैं अपने टाइप का शर्ट नहीं खोज पाता हूँ, मेरी बॉडी इतनी अच्छी है, मैं जब मिरर में देखता हूँ तो खाली ग्रेटनेस दिखाई देती है मुझको। मेरी सबसे बड़ी रिग्रेट ये है कि मैं ज़िंदगी भर अपने आप को खेलता हुआ देख नहीं पाऊँगा, महान इंसान को मैं देख नहीं पाऊँगा। लोग अपने बारे में जब तूती बजाते रहते हैं तो वो नार्सिसिस्ट टाइप के लोग होते हैं। इफ़ टीम्स हैड मेनी नार्सिसिस्ट्स और इवन वन एक्सट्रीम नार्सिसिस्ट, दे कंप्लीटेड फ्यूअर असिस्ट्स एंड वॉन फ्यूअर गेम्स। अगर किसी टीम में एक नार्सिसिस्ट है, नार्सिसिस्ट समझ गए, वो इंसान जिसके लिए वही बहुत इंपॉर्टेंट, ईगोइस्टिक, घमंडी, तो अगर ऐसा आपकी टीम में 2-4 हैं या एक भी है तो आपकी टीम गेम्स हारती जाएगी। दे ऑल्सो फेल्ड टू इम्प्रूव देयर ओवर सीजन, especially if their point guard, the primary passer and play callers scored high on narcissism। और ऐसे लोग धीमे धीमे जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो अपने आप को इम्प्रूव भी नहीं कर पाते। नार्सिसिस्ट्स आर बॉल हॉग्स। नार्सिसिस्ट जो होते हैं ना बॉल हॉग्स होते हैं, मतलब उनको बॉल अपने पास ही चाहिए हमेशा। और जो सबसे अंडर वैल्यूड प्लेयर होते हैं, जिनको लोग वैल्यू नहीं करते, ये वो लोग होते हैं जो अपनी टीम को हेल्प करते हैं स्कोर करने के लिए। हम भी जब कहीं ग्रुप में जाते हैं तो ये जरूर ऑब्जर्व करिएगा कि हम नार्सिसिस्ट तो नहीं बन रहे हैं, बॉल हॉग तो नहीं बन रहे हैं, पूरे टाइम अपने बात ही बोल रहे हैं। हाँ, कि हमेशा अटेंशन हमको मिले हमेशा। When they have pro-social skill, team members are able to bring out best in one another। जब लोगों के अंदर में प्रो सोशल स्किल होता है तो टीम मेंबर्स एक दूसरे के अंदर जो बेस्ट होता है वो निकाल पाते हैं। कलेक्टिव इंटेलिजेंस राइजेस एज टीम मेंबर्स रिकॉग्नाइज वन अनदर स्ट्रेंथ। कलेक्टिव इंटेलिजेंस बढ़ जाती है जैसे जैसे टीम मेंबर्स एक दूसरे की स्ट्रेंथ को पहचान पाते हैं। डेवलप स्ट्रैटेजीज फॉर लिवरेजिंग देम, और उसके बाद स्ट्रैटेजी बनाते हैं कि कैसे उस
उसकी स्ट्रेंथ को फ़ायदा यूज़ किया जाए एंड मोटिवेट वन अनदर टू अलाइन देयर एफर्ट्स टू परस्यूट ऑफ द शेयर्ड पर्पस, और एक दूसरे को मोटिवेट करें कि कैसे हमें अपने लिए नहीं खेला है, हमें उस पर्पस को, शेयर्ड पर्पस को जिताना है। लास्ट लाइन बहुत अच्छी है। अगर आप ये चाहते हैं कि लोगों के अंदर का पोटेंशियल निकले तो ये इस पर डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा बेस्ट पीस है आपके पास कि नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपके पास बेस्ट ग्लू है कि नहीं, चिपकाने वाला ग्लू, टीम को साथ रखने वाला। अगर वो बेस्ट है तो आपकी टीम निकल के आ जाएगी। इट्स नॉट ऑल अबाउट मी। प्रो सोशल स्किल्स आर ग्लू दैट ट्रांसफॉर्म्स ग्रुप्स इनटू टीम्स। प्रो सोशल स्किल्स वो होती हैं जो किसी ग्रुप को टीम बना देती हैं। वो चुंबक की तरह होती हैं, वो गोंद की तरह होती हैं जो छोटे से लूज ग्रुप को एक टीम बना देती हैं। इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग एज लोन वुल्फ्स पीपल बिकम पार्ट ऑफ कोहेसिव पैक्स। जब कोई हमने देखा था एक दिन एक शेर के ऊपर वुल्फ्स का एक ग्रुप ने अटैक किया, शेर भाग गया। तो जो अच्छी टीम्स होती हैं वो लोन वुल्फ्स की तरह काम नहीं करती हैं, अकेले भेड़िए की तरह काम नहीं करती हैं, वो काम करती हैं कोहेसिव पैक की तरह, एक झुंड की तरह जाती हैं अटैक करने के लिए। नॉर्मली जब हम लोग ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं कि ग्रुप्स कितने अच्छे से काम करते हैं, मुझे याद है हम लोगों को लेकर गए थे राजू वेंकटरमन। कहाँ लेकर गए थे? पिकनिक लेकर गए थे, पौंडीचेरी लेकर गए थे। एक बहुत अच्छा सा रिजॉर्ट था, मम्मी नहीं गई थी उसमें, बाद में मुझे डांट भी रही थी, अकेले अकेले घूम के आ गए, लेकिन मैं इनके बिना बिल्कुल बोर हो गया था। वहाँ पर हम लोग को ढेर सारे टीम गेम्स कराए गए थे। आंख बंद करके आपको गिरना है और सामने जो दो लोग हैं आपको पकड़ लेंगे। तो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए ऐसे टीम गेम कराए गए थे। कह रहे हैं इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ओवररेटेड होती हैं, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। यस, आइस ब्रेकर्स एंड रोप कोर्सेज कैन ब्रीड कॉमरेडरी बट मेटा एनालिसिस सजेस्ट दैट दे डोंट नेसेसरली इंप्रूव टीम परफॉर्मेंस। तो इस तरह की चीज़ें जो आप कराते हैं तो उससे थोड़ी बहुत दोस्ती हो जाती है, लेकिन इससे टीम परफॉर्मेंस नहीं इंप्रूव होता है। What really makes a difference is whether people recognize that they need one another to succeed on an important mission. जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये कि लोगों को समझ में आए कि हमें एक दूसरे की ज़रूरत है। अगर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ज़रूरत है तो टीम की तरह बिहेव नहीं करेंगे। इसी पहचान से कि हाँ मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हें मेरी ज़रूरत है, इसी चीज़ से लोग एक कॉमन आइडेंटिटी बनाते हैं और साथ में रहते हैं ताकि कलेक्टिव गोल्स को अचीव कर सकें। दिस काइंड ऑफ कोहेजन इज what Golden 13 built to ace Navy officer training together। यही था जो गोल्डन 13 ने बनाया था जब वो नेवी का ऑफिसर ट्रेनिंग को पास करना चाहते थे। और यही रिचर्ड हैकमैन को समझ में आया कि बड़ी बड़ी ग्रुप्स तो हैं। हमने एक ऑलमोस्ट जितने भी हॉलीवुड की फिल्म देखेंगे जो रियलिटी बेस्ड हैं उसमें दिखाएंगे इन सभी बड़ी बड़ी एजेंसीज के बीच में ट्रूस है। ट्रूस मतलब समझते हैं? लड़ाई स्पेशल दोस्ती भी नहीं है, दुश्मनी भी नहीं है। वो तुम्हारा डिपार्टमेंट है, तुम अपना काम करो, ये हमारा डिपार्टमेंट है, हम अपना काम करेंगे। अलग अलग लोगों के बीच में ना दोस्ती ना दुश्मनी, लेकिन जो टीम्स होती हैं वो सचमुच में दोस्त की तरह काम करती हैं। ये अपने आप ही है सब जगह। तो चेंज करना है इसको, दिखाना है लोगों को कि कैसे आप टीम मेंबर की तरह काम कर सको। अच्छा, तो ये हैकमैन ये कह रहे हैं कि ज़्यादातर इवन 9/11 में भी ट्रूस की वजह से जो इन्फॉर्मेशन मिली उसको यूज़ नहीं किया उन्होंने, उनको ऐसे कैजुअली फेंक दिया। अगर एक टीम होती तो इस चीज़ को पहचान पाती और फटाफट इसके ऊपर कुछ एक्शन लेती। हैकमैन की रिसर्च में कह रहे हैं जो बड़े बड़े इन चीज़ों के बारे में एनालिसिस कर रहे थे, एनालिस्ट्स को, कंप्यूटर के एनालिस्ट को कुछ खास यूनिट्स दिए गए थे, बट वो लोग यही थे, उनके लिए कुछ असाइनमेंट था, एक काम था, काम करके ख़त्म कर दिया, मेरा काम ख़त्म हो गया, बस यही था। इन ज़्यादातर लोगों के पास क्या कॉमन चीज़ था? एक बॉस कॉमन था और वाटर कूलर, सब जाके एक जगह पर पानी पीते थे, बट नॉट मच एल्स। इसके अलावा और कुछ ये शेयर नहीं करते। ये लोग एक दूसरे के साथ अपने आइडियाज़ नहीं शेयर करते थे, टाइम नहीं खर्च करते थे, एक दूसरे को कोच नहीं करते थे, ना ही तो ये लोग एक दूसरे के साथ सीखते थे। When they spent reports to one another, it was mostly a formality। जब ये लोग एक दूसरे को रिपोर्ट्स भेजते थे तो क्या होती थी? केवल एक फॉर्मेलिटी होती थी। ये लोग खाली जो काम दिया गया था, हाँ ये भी काम कर दिया, वो भी काम कर दिया, अरे ये वाला इंपॉर्टेंट काम नहीं, बाद में कर लेंगे, बॉक्स चेक करते थे बस। जैसे स्क्रम, हाँ एग्जैक्टली। अगर आप लोगों को किसी ग्रुप में डाल देंगे तो अपने आप टीम नहीं बन जाते हैं। रिचर्ड ने दिखाया लोगों को कि किस तरह जो बेस्ट ग्रुप्स होते हैं इंटेलिजेंस एनालिस्ट में, वो लोग जेल होते हैं टीम की तरह,
और उन सबका एक कलेक्टिव आउटकम था, उन सबका एक गोल था जहां पहुंचना था। वो सब के सब एक कॉमन गोल की तरफ जा रहे थे और अपने लिए एक खास रोल कि मेरा काम ये रहेगा, मैं यहां पर बचाऊंगा अपने आप को। ये थी उनके साथ, गुरु गोविंद सिंह जी की टीम के साथ। मैं किससे बाज लड़ाऊं? चिड़िया से बाज लड़ाऊं, और 11 से मैं 11 लाख को लड़ाऊं, ऐसे करके वो कहावत है ना। इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो लीडर का होता है। तो लीडर क्या करता है, कैसे करता है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे। इसी चैप्टर को जब मैंने पढ़ना शुरू किया था तब मुझे लगा कि शीश का टीम बनाएंगे और शीश विल बी एबल टू वो माइनिंग फॉर गोल्ड कर पाएंगे। जिसको ये सीक्रेट मालूम पड़ जाता है। कौन सा सीक्रेट? कैसे ग्रुप को क्या बनाए, टीम बनाए, वो आदमी बहुत बड़े बड़े काम कर पाता है। नमस्कार।